चलिए तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी सवाल है। कह रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे, परे का मतलब होता है दूर, है ना। वो खंबे से कहाँ पे जा रही है? दूर। 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, मतलब कि खंबे से वह दूर जा रही है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब खंबा है, खंबे के ऊपर बल्ब लगा है, अगर उसकी ऊंचाई कितनी है 3.6 मीटर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो कई लोगों को लग सकता है कि जो प्रश्न है वो आया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे कोण वोण की बात होती, न्यून कोण की बात होती, अवनमन कोण की बात होती, पर यहाँ पे कोण की बात नहीं हो रही है। तो ये जो सवाल है वो चैप्टर नंबर 6 का है ना। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसका चित्र कैसे बनेगा, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले तो एक खंभा बनाते हैं, है ना। एक खंभा है, ठीक है, जिसपे कि क्या लगा है बच्चा? बल्ब लगा है ना। देखना एकदम अच्छा सा चित्र बनाएंगे, है ना, ऐसे। ये है खंभा, क्या है? खंभा। अब आपने देखा होगा कि जो खंभा होता है उस पर ऐसे बल्ब लगा होता है ना। ये हमने लगा दिया खंभे पे बल्ब, है ना। ये है खंभा, इस पर क्या लगा है बच्चा? बल्ब लगा है। और जो लड़की है वह 90 सेंटीमीटर की है ना। वह खंबे से दूर जा रही है, ठीक है ना। तो वह लड़की क्या कर रही है? खंबे से दूर जा रही है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। मान लेते हैं कि लड़की जो है वह चलते चलते कहाँ पे आ गई, है ना, यानी कि अरे अच्छे से बना दूँ, ठीक है। मान लेते हैं लड़की जो है वो चलते चलते यहाँ पे आ गई, है ना, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लड़की की जो लंबाई है वो है 90 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 90 सेंटीमीटर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये है 90 सेंटीमीटर। और जो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितना है? 3.6 मीटर, है ना। यानी कि जो खंबा है वो, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, है ना। चलो तुम भी बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.6 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है? खंबा, है ना, यानी कि बल्ब का खंबा, ठीक है बच्चा। ये है उसकी ऊंचाई। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है ना, कि अगर लाइट पड़ेगी, ठीक है, इस लड़की पे, तो इस लड़के की परछाई बनेगी, है ना। एक काम करते हैं, लड़की के थोड़ा और नज़दीक बना लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि लड़की यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, है ना, वो भी 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे ये लड़की है ना, लड़की। अब एक बात समझो कि अगर लाइट ऐसे पड़ रही है तो परछाई आगे की तरफ बनेगा, और परछाई तो ज़मीन पे बनता है। तो मान लेते हैं कि जो लड़की की परछाई है वो ये लड़की की परछाई बन गई, ये, ठीक है ना। ये जो है वो लड़की की क्या बन गई बच्चा? परछाई। तो हमने ये लड़की की परछाई बना दिया। हमें ये बताना है ना, कि 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगा, है ना। मतलब 4 सेकंड के बाद। तो अब लड़की जो है यानी कि यहाँ से चली, है ना, तो 4 सेकंड बाद यहाँ पे पहुँच गई, यानी कि यहाँ पे कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड के बाद, है ना। अब सुनो, 4 सेकंड के बाद लड़की यहाँ पे पहुँच गई तो परछाई यहाँ बन रही है। तो 4 सेकंड के बाद हमें लड़की की क्या निकालनी है? परछाई। हम क्या करेंगे? इसको पूरा मिला देंगे, है ना, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग खींचेंगे, इसको मिलाते हुए ऐसे मिला देंगे। चलिए, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये है परछाई, है ना। सारी की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप बातों को समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी है ना। नामकरण कर देते हैं। ये है ए है, ये है बी, इसको सी कह दे रहा हूँ, ठीक है ना, ए बी सी। और इसको मान लेते हैं कि ए बी सी, ये है डी, और इसको मान लेते हैं ई है। ये हमने आपसे बता दिया।
तो 4 सेकंड के बाद उस लड़के की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, BC हो जाएगी, है ना। या इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो, है ना, नामकरण, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं, है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ पे क्या क्या कर दिया, E लिख दिया, ठीक है। ये हमने इसका नामकरण कर दिया, है ना। तो हमें लड़की की छाया की लंबाई निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे माना लड़की की छाया की लंबाई बराबर CD मीटर है। कितना मीटर है बच्चा, CD मीटर, है ना। ये है CD, ये छाया है, ठीक है, यानी परछाई, है ना, ठीक है। परछाई का मतलब छाया। चलिए, तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, है ना, कैसे सॉल्व करें। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECD को समरूप दिखाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, ठीक है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECD में, तो देखो जो एंगल B है ना, जो एंगल B है वह किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। क्यों, है ना, क्योंकि आप सोचो ये खंभा ज़मीन पे खड़ा है, लड़की भी ज़मीन पे खड़ी है, तो दोनों का जो कोण होगा, है ना, वो 90 अंश ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखा जाए ABD में और ECD में जो एंगल D है, जो एंगल D है वो बच्चा क्या है, उभयनिष्ठ है ना। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एंगल समरूपता नियम से, है ना, समरूपता नियम से, तो एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा ECD के। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है, जो B है वो C के बराबर है, बिल्कुल सही, D के बराबर है, बिल्कुल सही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये कर लेते हैं, है ना, कि हम अभी तो हमने ये समरूप करा, एक्चुअल में तो हमें CD यानी छाया की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको पता है कि AB बटा क्या हो जाएगा, EC बराबर BD बटे क्या हो जाएगा, CD, है ना। और ऐसे लिखता हूँ AD यानी AD बटा क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमें किसका किसका मान पता है। AB, क्या हमें AB का मान पता है, बिल्कुल पता है ना। और EC, है ना, EC का मान भी हमें पता है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे। BD का मान हमें पता है ना, B से लेके D तक, है ना। देखते हैं, है ना, CD का मान हमें निकालना है। AD और ED, ध्यान से देखो, AD, ये मैंने AD कैसे लिख दिया, और AD सही लिखा है, ठीक है। AD और ED, है ना, इसका हमें कोई काम नहीं है। चलिए बात करते हैं। AB का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर है ना। तो ये हो जाएगा 3.6, है ना, मीटर। EC 90 सेंटीमीटर है ना। अब देखो 90 सेंटीमीटर है, तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम मीटर में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीटर में, है ना। तो हम इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 3.6 है, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360। एक काम करते हैं कि सेंटीमीटर में ही चेंज करते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर और EC बराबर 90, मात्रक सेम होने चाहिए। BD जो है वह दो चीज़ों से मिलके बना है ना। किससे मिलके बना है, BC प्लस CD से, है ना, और CD, है ना, CD तो हमें निकालना है। चलिए अब कैसे होगा, इसको काट सकते हैं, है ना। 0 से 0 कट गया, यानी 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ से आ गया 4/1, यानी कि BC प्लस CD बराबर कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो हम यहाँ से BC का मान निकाल सकते हैं, है ना, BC का मान निकाल सकते हैं। पूछो कैसे, है ना। तो BC 4 सेकंड के बाद अब तो हमें क्या निकालना है, मान, है ना। तो हम क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास चाल पता है,
हमारे पास समय पता है, हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा से और, है ना, कि हमें निकालना है BC दूरी, है ना। तो चाल कितनी है 1.2 वहाँ पे लिखा गया है, और समय कितना है 4 सेकेंड। तो 12 चौक 48 यानी 4.8। अब चूंकि ये भी किस में जाएगा, है ना, ये मीटर प्रति सेकेंड में है ना, तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये जगह 480 सेंटीमीटर, ये हो गई दूरी, ठीक है। चलिए, तो ये काम आप लिखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/1 बराबर BC का मान कितना है 480 प्लस CD और बटे कितना हो जाएगा CD, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 CD, है ना, बराबर 480 प्लस CD इधर चला आएगा 4 CD, है ना, माइनस का CD बराबर कितना हो जाएगा 480, तो यहाँ से हो जाएगा 3 CD बराबर 480, है ना। तो CD बराबर कितना हो जाएगा 480/3, 3 कम 3, 3 छक 18, है ना। तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। अगर हम इसको किस में चेंज करें, मीटर में, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर, है ना। तो ये हो गई लड़की की छाया की लंबाई, है ना। तो लिख देंगे अतः लड़की की, है ना, छाया की जो लंबाई है वो बराबर 1.6 मीटर, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बात करते हैं आगे, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जैसे पिछला प्रश्न था सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें क्या लिखा गया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब एक स्तंभ है जो कि 6 मीटर लंबा है, उसकी भूमि पे छाया 4 मीटर बन रही है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है ना। मतलब सेम ही समय पर एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, देखो, है ना। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना। तो हमने एक स्तंभ बना लिया, ठीक है, ये है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक मीनार भी बना लेते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि जो मीनार है वह स्तंभ से थोड़ी क्या होगी, ऊंची ही होगी, है ना। तो ये स्तंभ है, ये मीनार है, ठीक है। तो कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले, इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर, है ना। और ये क्या है, ये एक स्तंभ है, स्तंभ बोले तो खंभा, है ना। और ये है मीनार, क्या है बच्चा, ये है मीनार, है ना। और समझो कि यहाँ पे सूर्य होगा, है ना। तो यहाँ पे जो सूर्य है वो चमक रहा है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, सूर्य चमक रहा है, ठीक है ना। ये है सूर्य चमक रहा है, ठीक है, एक ही समय पे, है ना। तो कह रहे कि जबकि उसी समय 6 मीटर लंबाई वाले, कह रहे इस स्तंभ की जो भूमि पे जो छाया है ना, अब छाया तो भूमि पे बनेगा, इसकी जो छाया है वो कितना बन रही है बच्चा, ये बन रही है 4 मीटर, है ना। यानी कि ये बन रही है करीब 4 मीटर, है ना। तो ये है 4 मीटर, है ना। ये है छाया यानी कि 4 मीटर। ये क्या है, छाया, किसकी छाया है, स्तंभ की छाया है। आगे बढ़ते हैं, है ना। खंबे के थोड़े, इसको मीनार को थोड़ा कम कर लेते हैं। कह रहे कि जो मीनार की छाया है ना, उसकी जो लंबाई है वो है 28 मीटर। तो बना लेते हैं मीनार, है ना। ये है 28 मीटर, कितना है बच्चा 28 मीटर। ये छाया है, किसकी है, मीनार की छाया है ना। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करके बना लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ये है मीनार की जो छाया है वो है 28 मीटर। ये छाया किसकी है, मीनार की है ना। तो हमसे कहा गया है मीनार की ऊंचाई निकालिए, मतलब कि ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है ना। तो कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, स्तंभ की ऊंचाई और छाया दिया है, इसमें खाली छाया दिया है, यानी कि खंबे और स्तंभ में जरूर कोई न कोई कनेक्शन होगा, है ना। ध्यान से समझो, देखो इसको करने का मैंने शॉर्टकट तरीका क्या बताया था। ये छाया कितनी है 4 मीटर, ठीक है।
तो ये 4 से 28 कितना है, 7 गुना है। कितना है, 7 गुना, यानी कि 4 सत्ते 28। अब ये कितना है, 6, तो ये भी 7 गुना होगा, यानी कि आंसर इसका आएगा 6 सत्ते 42 मीटर आना चाहिए, है ना। चलिए इसको करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले समरूप करेंगे, है ना। चलिए, है ना। तो हम लिखेंगे, माना, लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम पी है, इसका नाम पी क्यू, इसका नाम क्या है, आर है ना। चलिए ए बी सी पी क्यू आर। माना, है ना, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है बच्चा, पी क्यू मीटर, है ना, पी क्यू मीटर। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर में दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो एंगल बी है वह एंगल क्यू के बराबर, क्यों, 90 अंश, क्योंकि दोनों तो जमीन पे ही खड़ा है ना। और ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एक ही समय पर कोण बन रहा है ना। यानी कि जो एंगल ए है वह पी के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सूर्य द्वारा, है ना, एक ही, है ना, एक ही समय पर बना कोण, मतलब कि एक ही समय पे कोण बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना, बी जो है क्यू के बराबर, ए जो है वो पी के बराबर, सही है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, है ना। अब देखना ये है कि हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है पी क्यू, है ना, ये निकालना है। क्या हमें ए बी का मान दिया है, बिल्कुल दिया है, तो हमें इसकी ज़रूरत है। बी सी का मान दिया है, क्यू आर का मान दिया है, ए सी और पी आर, देखो ए सी और पी आर का कोई काम नहीं है ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको ले लेंगे ना, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। मान क्या क्या है, ए बी का मान कितना है, 6, पी क्यू का मान कितना है, निकालना है, बी सी का मान कितना है, 4, क्यू आर का मान कितना है, 28, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 6 बटा पी क्यू बराबर 1 बटा 7, है ना। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 बराबर पी क्यू, यानी कि पी क्यू बराबर 42 मीटर। मैंने पहले ही कहा था कि 42 मीटर आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। बहुत ही अच्छी सवाल थी, ठीक है। ये आपका रिवीजन हो रहा है ना, इसलिए मैं फटाफट से बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं आगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, यानी कि अगला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे, है ना, ठीक है, क्या बात है ना, चश्मा शमा, है ना, ये बोर्ड भी चेंज हो गया, है ना। तो दरअसल बात ये है ना कि सुबह से पढ़ाते पढ़ाते शाम हो गया, है ना, मतलब ये रात है ना, इसमें रात के 2 बज रहे, है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो को पूरा देख लेना और थोड़ी आप भी जम के पढ़ाई करना, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। खैर बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, अभी सब लोग सो रहे हैं तो बहुत स्लो स्लो बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है, वैसे ये जो चश्मा है निकाल दूं या अच्छा लग रहा है, निकाल देता हूँ, ठीक है, पहने रहे, चलो निकाल देते हैं ना, नहीं तुम लोग कहोगे कि कतई हीरो बन रहे हो। खैर देखो क्या लिखा गया है चित्र में, जो DE है ना, DE, जो DE है वह पैरेलल टू AC है, साफ साफ दिख रहा है ना, कि जो DE है वह समांतर किसके, AC के है, और DF जो है वह समांतर है AE के। तो हमें ये सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC, है ना। देखते हैं कैसे होगा, सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवालों में जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं ना। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि जो DE है वह पैरेलल टू क्या है बच्चा, AC है, तथा और हमारे पास क्या दिया गया कि जो DF है वह पैरेलल टू क्या है, AE है ना। अच्छा जी, अच्छा। और हमें सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है
हमें ये सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई इज इक्वल टू बी ई बटा ई सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति है ना, क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना है ना। कहा गया कि जो डी ई है वो पैरेलल टू ए सी है। जब भी कोई पैरेलल समांतर की बात होती है तो हम समझ जाते हैं कि यह जो सवाल है वो 6.2 की है, मतलब कि यह बीपीटी इसमें लगेगा ही लगेगा, है ना। तो बीपीटी लगेगा तो दो भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो अगर हम पहली बात लेके चले, है ना, चूंकि हमारे पास क्या दिया गया है, चूंकि कि जो डी ई है वो पैरेलल टू ए सी है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखो, डी ई पैरेलल टू ए सी है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो बी डी बटा डी ए है ना, इसलिए बी डी बटा डी ए बराबर किसके हो जाएगा, बी डी बटा डी ए, है ना। क्योंकि हमने क्या कहा है ना, कि जो डी ई है वो पैरेलल टू ए सी है, तो बी ई बटा ई सी, है ना, बी ई बटा ई सी हो जाएगा। और ये किससे होगा, बी पी टी से, है ना। और ये है समीकरण नंबर पहला। ठीक है, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार हम लोग लेंगे त्रिभुज कौन सा, है ना, ये हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, बड़ा वाला ए बी सी, है ना। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, है ना, छोटे वाले में ए बी ई में। चित्र को बस ध्यान से देखना है। इसमें क्या कहा गया है ना, चूंकि, है ना, कि जो डी एफ है, डी एफ वह पैरेलल टू किसके है, ए ई के, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल टू ए ई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी ए, है ना, बी डी बटा डी ए बराबर, ध्यान से देखा ना, हम सिर्फ यहीं तक त्रिभुज को देख रहे हैं ना, यहीं तक, यानी बी डी बटा डी ए, फिर क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई, है ना, बी एफ बटा एफ ई, और ये भी किससे आया है, बी पी टी से, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अगर देखा जाए कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बी डी बटा डी ए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी कि बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ ई। सही बात है ना, एफ ई, बस इसी को पहले लिख दिया गया है, या हम लिख सकते हैं कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, है ना। ये हो चुका है अपना सिद्ध, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था, है ना। तो ये हो चुका है सिद्ध, है ना। तो लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या लिखा गया है कि चित्र में ए बी सी, है ना, मतलब ए बी सी और ए एम पी ये दोनों समकोण है। समकोण का मतलब यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है कोण, यहाँ पे 90 अंश का त्रिभुज है, जिनके कोण बी और एम समकोण है, मतलब कि बी पे समकोण है, एम पे समकोण है। सिद्ध कीजिए कि हमें दो बातें सिद्ध करनी है। त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए बी सी जो है वह समरूप है ए एम पी के, और साथ में सी ए बटा पी ए, यानी कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में पूछा गया है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, देखो सबसे पहले तो अपन समरूप सिद्ध करेंगे, है ना। तो हमारे पास दो त्रिभुज है ना, तो लिखते हैं फटाफट से, है ना। अब चूंकि इसमें कुछ वैसा खास, है ना, हमें दिया नहीं गया है ना, फिर भी हम दो बातें लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी, यानी कि जो कोण है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिया क्या है, छोटी सी बात दी है कि जो कोण ए बी सी है ना, वो कितने अंश का है, वो 90 अंश का है, यानी कि जो कोण ए बी सी है, और है ना ए एम पी, यानी कोण ए एम पी, ये दोनों के दोनों कितने बच्चे, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के कोण है। ये हमारे पास दिया गया है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है कि, है ना, पहला करते हैं। सबसे पहला हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। कैसे करेंगे, है ना, लिखते हैं उपपत्ति।
उपपत्ति। चलो ध्यान से देखो, है ना, दो त्रिभुजों को समरूप कैसे करते हैं। हम कोण देखते हैं, कौन कौन से कोण बराबर है ना। तो एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी और एक है ए एम पी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो ध्यान से अगर मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर लूँ ना, ये मैं आपके लिए करता हूँ ताकि आप बातों को समझ पाएं, ठीक है ना। इसका नाम है ए बी सी और इसको मैं बना दे रहा हूँ, है ना, ऐसे है, थोड़ा से ऐसे है और ये ऐसे है ना, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ए एम पी। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो तो दोनों ए जो है वो सेम है ना, यानी उपपत्ति, है ना। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, सीधा कि जो कोण ए है ना, ठीक है। ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में क्या लिखेंगे कि जो कोण ए है वो बराबर ए है, यानी कि ये क्या है, उभयनिष्ठ, है ना। ऐसे ये है बच्चा आपका उभयनिष्ठ। दूसरा क्या है, जो कोण बी है वो एम के बराबर, यानी कि जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण एम के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं, है ना। तो लिखेंगे एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब चूंकि हमसे कहा गया है ना, कि सी ए बटा क्या सिद्ध करो, बी सी बटा एम पी, है ना। तो आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दूसरा, है ना, यहाँ से, है ना, यानी एक बात तो सिद्ध हो गया, है ना। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम। चलिए अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब भी मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ समरूप होती है तो ए बी बटा क्या हो जाता है, ए एम हो जाता है, बी सी बटा क्या हो जाता है, एम पी हो जाता है, और ए सी बटा क्या हो जाता है, एम पी हो जाता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला, है ना। ए सी को हम लिख सकते हैं सी ए बटा सी ए। जब हमने करा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो सी ए है ना, सी ए, तो ये बटा क्या हो जाएगा, ए पी बराबर, और हमें क्या लिखना है, बी सी। तो देखो बी सी जो है वो बटा किसके हो जाएगा, एम पी के हो जाएगा, है ना। और यही हमें सिद्ध करना था, है ना। तो दूसरा भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो बड़ी आसान सवाल थी, ठीक है। खैर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके ओके, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ये लिखा गया है कि चित्र में क्यू आर बटे क्यू एस, मतलब क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है ना। और फिर लिखा गया है क्यू टी बटे पी आर, है ना। देखना ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नाइस, है ना। थोड़ी सी आपको फंसाने का प्रयास करा गया है ना। एक्चुअल में इसने क्या कहा कि क्यू आर बटे क्यू एस, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि पी टी बट्टा क्यू पी, पर इसने क्या कह दिया, क्यू टी बट्टा पी आर। समझ में आया, ये है लॉजिक। तो हमें ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है, पी क्यू एस यानी ये वाला त्रिभुज, है ना, इस त्रिभुज को त्रिभुज टी क्यू आर यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है ना। ये हमें सिद्ध करना है। जब भी इस तरह के सवाल हो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लो, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लिया। जैसे यहाँ पे मैंने लाइन खींची, एक लाइन ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे। इस त्रिभुज का नाम है पी एस क्यू और यहाँ पे है एंगल 1, है ना। फिर बड़े वाले त्रिभुज को बना लेता हूँ फटाफट से, है ना। ये ऐसे है, ये भी थोड़ा ऐसे है ना, ठीक है। इसका नाम क्या है, Q है, इसको T कह दे रहा हूँ और इसको क्या कह दे रहा हूँ, R कह दे रहा हूँ। बात समझ में आई ना। और ये जो एंगल है वो कितना बच्चा, 2 है। अब बात को समझते हैं, ठीक है, बात को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है दिया है ना। तो दिया क्या है ना, लिख लेते हैं फटाफट से, दिया है। तो हमारे पास ये दिया है कि जो क्यू आर बट्टा क्यू एस है बराबर क्यू टी बट्टा पी आर, ये हमारे पास दिया गया है। तथा क्या दिया गया है कि जो कोण 1 है वो बराबर कोण 2 के है। ओके ओके ओके, सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है ना।
अपने को सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है वह समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छी सवाल है, बड़ी अच्छी सवाल है। लिखते हैं उपपत्ति, है ना, उपपत्ति लिखते हैं। देखो क्यू आर जो भुजा है उसका अनुपात क्यू एस, जो क्यू आर भुजा है वो उसका अनुपात किसके साथ है? क्यू आर कहाँ पे पहले देख लो, ये इस भुजा का जो अनुपात है इस भुजा के साथ है। ओके जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यू टी, जो क्यू टी भुजा है, इसको थोड़ा और गाढ़ा कर लेता हूँ। ये जो क्यू टी भुजा है इसका जो अनुपात है वो किसके साथ है? पी आर के साथ है ना। अब पी आर तो चूंकि इसमें है ना, एक्चुअल में इसका जो अनुपात है वो किसके साथ होना चाहिए? क्यू पी के साथ होना चाहिए, है ना। तो यहीं पे सारा का सारा लॉजिक है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो देखो अभी बातें समझ में आएंगी, है ना। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है ना, कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। सही बात है ना। तो जो कोण 1 है वो 2 के क्या है? बराबर है ना। अगर हम देखें किसमें, त्रिभुज पी क्यू, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखें कि जो कोण 1 है वो 2 के बराबर है, तो हम क्या जानते हैं, है ना, कि बराबर, चूंकि, है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है। ये हमारे पास क्या है? दिया है। चूंकि हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। ये बात हम लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए आप मुझे बताओ कोण 2 के सामने की भुजा कौन है? देखो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूज मत हो जाना, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर की, इसकी, है ना। तो इसके सामने कौन सा है? ये, और इसके सामने कौन सा है? ये, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो क्यू पी है वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि 2 के सामने क्या है? क्यू पी, और 1 के सामने क्या है? पी आर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब ये मैंने क्यों निकाला, अभी देखो कमाल होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, और क्या दिया गया है कि जो क्यू आर है बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटा कितना है? पी आर है ना। ये क्या है? दिया है ना। लेकिन हम लिख सकते हैं कि चूंकि जो क्यू पी है वो किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। तो जहां पे पी आर है वहां पे हम क्या लिख देंगे? क्यू पी लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू पी हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्यू आर का अनुपात क्यू एस के साथ में है, बहुत अच्छी बात है। क्यू टी का जो अनुपात है वो क्यू पी के साथ में हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ हो गया, इस भुजा का जो अनुपात है वो इस भुजा के साथ हो गया, है ना। अब दो भुजाओं के अनुपात और उनके बीच बनने वाला कोण। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि जो कोण 1 है वो 2 के बराबर है ना। इसका मतलब कि जो 1 है ना, यहाँ पे क्या है, जो कोण 1 है वो 2 के बराबर है, यानी इनके बीच बनने वाला कोण, यानी कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है ना। ये भी हमें क्या है? दिया है ना। ये भी हमें क्या है? दिया है, ठीक है। तो अब फाइनली बात है ना, इसको हम अगर समीकरण 1 कह दें और इसको क्या कहते हैं? समीकरण 2, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? साइड समरूपता नियम से, है ना, नियम से। क्योंकि भाई सोचो ना, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात उनके बीच बनने वाले कोण अगर ये बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। तो त्रिभुज कौन सा? पी क्यू एस समरूप क्यू त्रिभुज टी क्यू आर। तो इसको ध्यान से देख लेना, बड़ी अच्छी सवाल है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। किसी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर अभी कितने क्वेश्चन और करवाने हैं ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो देखो ऐसा है ना कि आप वीडियो को, है ना, मतलब 1.5x पे चला सकते हैं, मतलब स्पीड में चला सकते हैं, जल्दी जल्दी से आप रिवीजन कर लो। ये सभी सवालों को आप एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार लो, है ना, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से थोड़ी देख लेना, है ना।
क्योंकि यहाँ से नंबर कटते हैं, बाकी जगह से आप आराम से नंबर पा जाएंगे, है ना। यही एक ये चैप्टर और एक वृत्त चैप्टर, इन चैप्टर पे वीडियो थोड़े लॉन्ग रहेंगे, 2 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे के। बाकी 2 घंटे में पूरे चैप्टर्स के वीडियो हो जाएंगे, है ना। और एक वीडियो और रहेगा 1 घंटे का, जो कि बहुविकल्पी का रहेगा। तो थोड़ी सी आप इसमें मेहनत कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। हम 70 में 70 की बात सोच रहे हैं, तो इसलिए ठीक है। खैर, बातें करते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसकी कोई एक भुजा ये है ना, इसके मध्य बिंदु से, यहां से होकर दूसरी भुजा के समांतर, है ना, यानी कि मान लेते हैं कि ये पहली भुजा है, दूसरी भुजा ये है, इसके समांतर अगर हम एक रेखा खींचे, है ना, तो कह रहा है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि अब देखो, यह पहली भुजा है, यह दूसरी भुजा है, और यह कौन सी है, तीसरी भुजा है, सवाल के अनुसार, है ना, कि अगर हम एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचे, तो ये सिद्ध कर दीजिए कि यह तीसरी भुजा को क्या करेगा, यह तीसरी भुजा को समद्विभाजित, मतलब कि बराबर भागों में बांटेगा। यानी इसको नाम दे दे ए, बी, सी, और इसका नाम क्या है, इसको हटा देता हूं, है ना, डी और ई, है ना। अब तक बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना, कि एक्चुअल में पहले से कहा गया ये मध्य बिंदु है, मतलब हमें ये दिया है कि ए डी बराबर डी बी, ये दिया गया है, और ये भी दिया गया है कि जो डी ई है वह समांतर है बी सी के, है ना। और हमें ये सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी के होगा, क्योंकि, है ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो लिखते हैं, सबसे पहले दिया है ना, ठीक है। आप वीडियो को भगा भगा के भी देख सकते हैं। चलिए तो बातें करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है कि जो AD है वह बराबर किसके है, DB के। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, एक भुजा को बराबर भागों में बांटता है। तो ये हमारे पास दिया है ना, ये हम नहीं करेंगे, ये हमें लेके आना है, ठीक है। यानी कि ये जो है इसके बराबर और ये इसके समांतर है। तथा जो DE है वह पैरेलल टू क्या है बच्चा, PC है ना। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध कर देना है कि AE है ना बराबर किसके होगा, EC के। इसका मतलब कि वह तीसरी भुजा को मध्य बिंदु से क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है, लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, है ना। एक बात आपको समझनी है, जब भी, है ना, जब भी समांतर रेखा होगी किसी दूसरी के, है ना, तो तुरंत BPT लग जाएगा। चूंकि जो DE है वो पैरेलल टू क्या है, BC है, इसलिए क्या हो जाएगा कि AD बट्टा जो DB है वह क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC के। कैसे हो जाएगा, BPT से, है ना, BPT से। इसको समीकरण नंबर पहला कह दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी बात क्या दिया गया है, हमें दूसरा ये दिया गया है कि जो AD है वह DB, जो दिया होता है ना उसका यूज हम जरूर करते हैं, ये हमें दिया गया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AD बराबर DB गुणे 1, यहीं पे ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये इसके साथ गुणा में धरा के क्या हो जाएगा, भाग में, तो AD बटा DB कर सकते हैं क्या, हाँ या ना बोलो, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 के बटा 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, इसको कह दिया हमने कौन सा, समीकरण नंबर 2। बात क्लियर है ना। अब देखो, समीकरण 1 और 2 से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो फ्रॉम 1 and 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, है ना, यानी 1/1, ठीक है ना भाई। अगर ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा, तो इसलिए इसका गुणा यहाँ, तो AE बराबर इसका गुणा यहाँ EC, है ना, तो सिद्ध हो गया, है ना। क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, ठीक है। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। खैर, बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, है ना। 17 पढ़ेंगे, 18, 19, 20, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा है और मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है ना।
क्या कहा गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी, देखो जब भी आप ए बी सी डी लिखेंगे तो ऐसे ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ये जो ए बी है ना वह डी सी के क्या है, समांतर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये, ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है ना। चलिए ये हमें, ये एनसीईआरटी का सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है ना, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। लिखा क्या है, पहले लिख लेते हैं, दिया है ना। तो हमारे पास ये दिया है कि जो ए बी है वो पैरेलल टू किसके बच्चा, डी सी के है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ना। हमें सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, है ना। चलिए तो अब हम इसमें एक थोड़ी सी हमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी ना, लिखेंगे रचना। रचना क्या करेंगे, है ना, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है इसको नाम देंगे ई एफ, है ना। और हम कहेंगे कि जो हमने रचना की है ना, वह जो ई एफ है वो पैरेलल टू ए बी है ना। यानी कि हमने क्या करी, ई एफ की रचना की जो ए बी के समांतर है, अर्थात ये जो ई एफ है ना वह समांतर किसके है, किसके बच्चा, वह समांतर है ए बी के। अब यहाँ पे एक ध्यान से समझने वाली बात है कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर है ना, और ई एफ ए बी के समांतर है। समझ में आ गया है। तो ई एफ और सी डी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए, है ना। पहले तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया क्या है कि जो ए बी है ना, वह समांतर किसके है, डी सी के, है ना। और देखो ए बी डी सी के भी समांतर है, ए बी ई एफ के भी समांतर है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, इसलिए ये जो ई एफ है वो समांतर किसके हो जाएगा, ई एफ जो समांतर है वो डी सी के हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ए बी डी सी और ई एफ, अब ये जो तीनों की तीनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे से समांतर हो चुकी है ना, मतलब इहो समांतर, इहो समांतर, इहो समांतर। अब हमें करना है उपपत्ति। क्या करना है बच्चा, उपपत्ति। देखते हैं कैसे करेंगे। हमें ए ओ बटा बी ओ लेके आना है और सी ओ बटा डी ओ लेके आना है। ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ और सी ओ बट्टा ओ डी। देखो इस तरह के सवाल में क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। इस तरह के सवाल में ऐसे चार त्रिभुज बनेंगे जिसमें बीपीटी लग रहा होगा, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय। तो उन चारों त्रिभुजों को हमें अलग कर लेना। तो पहला त्रिभुज तो ये है ए बी सी, दूसरा कौन सा है, ए बी नहीं, पहला है ए बी डी, दूसरा है ए बी सी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, चारों को अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से देखना है ना, छोटा छोटा बनाऊंगा, ठीक है। आप ये एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए तो इसका नाम है ए है, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। दूसरे को भी अलग कर लेते हैं, ए बी और ये सी, है ना। नजरें थोड़ी तीखी हो ताकि गलत ना होना चाहिए, है ना। चलिए तो इसका नाम है ए बी और सी। तो ये हो गए दो त्रिभुज, यानी कि ए बी सी और ए मतलब ए बी डी और ए बी सी, है ना, ऐसे करके। यानी हमने आधार ए बी को लिया था, अब हम आधार किसको लेंगे, इसको। ध्यान से समझना अब कैसे त्रिभुज बनेंगे, है ना। अब जो त्रिभुज बनेगा वो कैसे बनेगा, एक तो त्रिभुज ऐसे बनेगा ए डी सी, यानी कि ए डी सी मतलब ये वाला त्रिभुज, है ना। और एक त्रिभुज बनेगा ऐसे डी बी सी, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, है ना। एक त्रिभुज बनेगा, पहले मैं बना लेता हूँ, है ना, थोड़ा छोटा ही बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे, तो इसका नाम है डी है, ये ए है और ये सी है। दोबारा खींच लेता हूँ, है ना। अब हम ये बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से।
इसको जब अगर आपने कर लिया ना तो समझो आपने पूरी सवाल सॉल्व कर दी है ना। ये बन गया डी बी सी, कहने का मतलब पहले ये यानी कि त्रिभुज ए बी डी बनाए, ये पहला त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। दूसरा ए बी सी, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तीसरा, ध्यान से समझना, तीसरा कौन सा है, डी बी सी, ये वाला त्रिभुज हो गया। और चौथा कौन सा है, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, ध्यान समझना, एक ऐसे है ये वाला, और एक त्रिभुज कौन सा, ए डी सी, है ना। तो एक ए डी सी हो गया और एक डी बी सी हो गया, डी बी सी, ये हमने चारों बना लिए। अब इसमें ध्यान देना है कि चारों चतुर्भुज में बीपीटी थ्योरम लग रहा होगा, ठीक है, यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगी। अब देखना है कि त्रिभुज ए बी और डी में, है ना, ए बी डी में, है ना, यानी इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की। अब मैं थोड़ा पेंटिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ई ओ, है ना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक लाइन गई है ना, ठीक है, इसका नाम क्या है, ई ओ है ना। इसी तरह इसकी बात करें, है ना, तो यहाँ से भी एक लाइन गई है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एफ ओ है ना। अगर हम बात करें ए डी सी की, ए डी और सी की बात करें, है ना, ए डी और किसकी बात करें, सी की। अगर आप इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, इसको, ठीक है ना, तो इसमें ई ओ, है ना, ई ओ एक लाइन गई है, ठीक है ना, ई ओ, समझ में आया ना। अब फिर इसी तरह हम किस त्रिभुज को देखें ध्यान से, अब हम देखें किसको, डी बी सी को, यानी कि डी बी सी को। तो इसमें क्या है, ओ एफ एक लाइन गई है, यानी कि यहाँ से ये है ओ है और ये क्या है, एफ है, बस आपका काम खत्म, है ना। बस यही देखना है, हमें लेके आना है ए ओ बटा बी ओ, है ना। अब देखो मैं आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब हमें इस चित्र में देखना है कि ए ओ बटा बी ओ कहाँ पे हमें मिल सकता है और सी ओ बटा डी ओ कहाँ पे मिल सकता है ना। तो ध्यान से देखो, ए ओ मतलब कि हमें कहने मतलब ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ ही चाहिए, ये चीजें हमें चाहिए। तो कैसे मिलेगा, ये सवाल है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ से देखें इस त्रिभुज से, है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, फटाफट से सारी सारी बातें लिख दो, है ना। क्या लिखोगे, चूंकि जो ई ओ है वह समांतर है, ई एफ पूरा का पूरा समांतर है तो ई ओ भी समांतर होगा, है ना। ई ओ जो समांतर है किसके है बच्चा, ए बी के समांतर है। अगर ऐसा है तो बीपीटी थ्योरम लग जाएगा। बीपीटी थ्योरम क्या होगा, है ना, ऐसे ए मतलब कि हम चाहे इधर से पढ़े चाहे इधर से पढ़े, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ई बटा ई ए, डी ई बटा ई ए बराबर, है ना, डी ओ बटा ओ बी, ठीक है ना। ये कहाँ से आया है, बीपीटी से। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कि जो ओ एफ है, ओ एफ वह समांतर किसके है, ए बी के है। तो बीपीटी थ्योरम लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम लगे तो क्या हो जाएगा, है ना, सी ओ बटा ओ ए, है ना, ठीक है, सी ओ बटा ओ ए बराबर सी एफ बटा एफ बी, है ना। ये सब आप देखते रहेंगे, एफ बी, ये भी किससे हो जाएगा, बीपीटी से। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, है ना, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब मैं कहाँ लिखूं, है ना, सवाल को मिटा देता हूं, सवाल को मिटा देता हूं और इसको यहां तक मिटा देता हूं। चलिए, काम हो जाएगा इतने में, है ना। फिर, है ना, फिर क्या करेंगे, फिर चलेंगे त्रिभुज कौन सा, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। इसको बनाने के बाद तो आपका सारा का सारा काम खत्म। जो ई ओ है वो पैरेलल टू किसके बच्चा, डी सी के है ना। चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा कि, है ना, ध्यान समझना, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी जो है बीपीटी थ्योरम से ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी, है ना, ये किससे हो जाएगा, बीपीटी से। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, है ना। फिर, है ना, फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज
बी डी सी है ना, त्रिभुज बी डी सी में दोबारा से क्या हो जाएगा, ओ एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी। देखो अगर इधर से पढ़ रहे हैं ओ बी बटा ओ डी तो ऐसे पढ़ेंगे, तो इधर भी बी एफ बटा एफ सी करना पड़ेगा। अगर हम ओ डी बटा ओ बी कह रहे तो तब भी यहाँ से सी एफ बटा एफ बी ऐसे पढ़ेंगे ना, एक ही तरफ से पढ़ेंगे। बी ओ बटा ओ डी हो गया और बी एफ बटा क्या हो गया, एफ सी हो गया, है ना। ये किससे आ गया, बी पी टी से। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन कौन सा समीकरण है जिसमें हमें क्या मिले, है ना। हमें क्या लेके आना था, हमें लेके आना था ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ, यही लेके आना था ना भाई। एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ यही लेके आना था, ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ, यही लेके आना था। तो कौन सा समीकरण ऐसा है जिसमें ये बात हमें मिल सकती है ना, मिल सकती है ना। इस बड़े वाले चित्र को भी मिटा देता हूँ, ठीक है ना। हमें ये लेके आना है, ठीक है। ये चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो जो अगर हम पहला समीकरण देखें, है ना, डी ओ बटा ओ बी, है ना, और देखते हैं पहले कौन कौन से समीकरण के पक्ष बराबर है ना। अगर हम समीकरण 1 को देखें, है ना, और समीकरण 3 को देखें, किसको देखें, 3 को, है ना। और अगर हम समीकरण 2 को देखें, सी ओ बटा ओ ए सी एफ बटा एफ बी, है ना, सी एफ बटा एफ बी, है ना। तो कहने का मतलब है चाहे तो हम 1 और 3 ले लें, चाहे 2 और 4 ले लें, है ना। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम समीकरण 1 और 3 ले लेते हैं ना, समीकरण 1 और 3 से चलो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, समीकरण 1 है कहाँ पे, यहाँ पे, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो ए ई बटा ई डी, है ना, तो ए ई बटा ई डी बस ऊपर नीचे हो गया, है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इसको या करके ऐसे लिख देना, ई ए बटा डी ई, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, ओ बी बटा क्या हो जाएगा, डी ओ। तो ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक, तो यानी कि ए ओ बटा ओ सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी बटा ओ डी के बराबर हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, हमें ये लेके आना है, ये ए ओ बटा बी ओ, तो हम क्या कर सकते हैं, ए ओ बी इधर ऊपर है, इधर आगे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ बी को बी ओ और ये ऊपर चला जाएगा ना, ओ सी बटा डी, ओ डी को डी ओ लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया इति सिद्धम, है ना। तो थोड़ी सी आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छी सवाल थी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी सवाल थी। इसको आराम से थोड़ी पढ़ के जाना, ठीक है बच्चा। ओके ओके, बात करते हैं इसी तरह की एक और सवाल। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वह जस्ट 17 का विलोम है, यानी कि जस्ट अपोजिट है ना। उसमें हमें क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, लेकिन इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है ना। यानी कि उसमें ये लेके आना था, उसमें समलंब कहा गया था और ये लेके आना था, लेकिन इसमें ये दिया है और समलंब लेके आना है ना। तो सवाल को पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। हमसे कहा गया कि एक चतुर्भुज है तो समलंब ही, पर हम इसको चतुर्भुज मान के चलेंगे। तो ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, है ना, जो कि इसके जो विकर्ण है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दिया है कि ए ओ बटा बी ओ जो है वह सी ओ बटा डी ओ के क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करके दिखा दीजिए कि एबीसीडी एक समलंब है ना। तो कर देंगे, इसमें क्या है ना, देखो कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना, ठीक है, दिया है, थोड़ी स्याही भर लेते हैं, है ना। चलिए, तो हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ठीक है ना। देखो जब भी इस तरह का दिया होता है तो आपने एक गौर करा होगा एक बात, कि हमेशा ए ओ के नीचे सी ओ होता है, मतलब कि ए ओ के नीचे सी ओ होता है, बी ओ के नीचे ओ डी होता है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको या करके लिख लेंगे ए ओ,
ओ सी मतलब सी ओ को उसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी ओ, और बी ओ को यहाँ भेज देंगे, यानी कि बी ओ बटा क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज है ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है बच्चा, एक समलंब है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे ये एक समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि इनकी यानी कि जो भुजाएं होती हैं, है ना, 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। तो जो 2 भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और 2 भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो अगर हम इस भुजा को इस भुजा के समांतर दिखा दें तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये समलंब है। तो यानी कि अर्थात हमें ये क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि कुछ भी करके कि जो ए बी है वह डी सी के समांतर सिद्ध हो जाए। ठीक है, अब लिखेंगे, एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, रचना है ना, जो हर बार हम लोग करते थे ना, पिछले सवाल में भी करा था। ठीक है ना, यानी कि हमने ई एफ की रचना की है ना, ई एफ की रचना की, जो ई एफ की रचना की जो ए बी के क्या है, समांतर है, जो ए बी के समांतर है, अर्थात ए बी के समांतर, अर्थात जो ई एफ है वो पैरेलल टू किसके है बच्चा, ए बी के है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। देखो तो कैसे हम इसको सिद्ध करने वाले हैं ना, मतलब कि ए बी को हम लोग डी सी के बराबर कैसे लेके आने वाले। देखो तो मेरा लॉजिक क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको नाम ई एफ कर दो, ई एफ। तो मेरा लॉजिक क्या है, देखो कि जो ई एफ है वह ए बी के समांतर है, तो मैं कुछ भी करके ई एफ को डी सी के समांतर सिद्ध कर दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि ए बी इसके समांतर हो जाएगा और ये इसके समांतर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे पास सवाल में दिया गया है हम उसका यूज करके, है ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि ये जो ई एफ है वो ए बी के समांतर है, तो हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें ई एफ आए, है ना। यानी कि हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे कौन सा, त्रिभुज ए बी डी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ई ओ है वह समांतर हो जाएगा ए बी के, और जिससे कि थेल्स प्रमेय इसमें लग पाएगी, तो वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो लिखते हैं उपपत्ति, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में। तो क्या हो जाएगा कि जो ई ओ है वह पैरेलल हो जाएगा ए बी के, है ना। ठीक है, ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो आपको पता है ना कि ए ई बटा ई डी, है ना, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, है ना, बी ओ बटा ओ डी। हाँ या ना, ये कहाँ से आ गया बच्चा, ये आ गया बीपीटी से, है ना, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। लेकिन जबकि, है ना, जबकि हमें क्या दिया गया है, जबकि हमें ये दिया गया है कि ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या है, बी ओ बटा डी ओ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो ध्यान से, ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी जो है वह ए ओ बटा सी ओ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों करा है, अब आपको इसको पढ़ के समझाता हूँ। ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी, तो त्रिभुज कौन सा हुआ हमारे पास, ये वाला त्रिभुज हुआ, ये वाला, हाँ या ना। ठीक है ना, अगर ए ई बट्टा ई डी है और ए ओ बट्टा ओ सी है तो बीपीटी के विलोम से ई ओ जो होगा वो डी सी के पैरेलल हो जाएगा, सही बात है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, कि जो ई ओ है ना, इसलिए जो ई ओ है ना, वह पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के। कैसे आया बच्चा, बीपीटी के विलोम से। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ठीक है ना, अगर भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो वह जो लाइन है, वो जो रेखा है, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही है बीपीटी का विलोम, यानी कि दूसरी प्रमेय, है ना। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार अब हम त्रिभुज कौन सा लेने वाले हैं, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। तो
त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा कि जो OF है, OF, ये जो OF है वह समांतर किसके है, AB के है ना। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कि जो AO है यानी कि AO बटा OC बराबर हो जाएगा BF बटा FC। ये बात कहाँ से आई, BPT से आई है ना, BPT से है ना। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि OF जो है वह समांतर है AB के, तो ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ रचना से, है ना, रचना से। और यहाँ पे भी मैंने लिखा था, ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, रचना से। ये बात क्लियर हो गई ना। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। दोबारा से वही काम करेंगे, जबकि, है ना, जबकि हमारे पास क्या दिया है कि AO बटा CO जो है वह BO बटा DO के बराबर है ना। अब ध्यान से देखो, जहां पे AO और AO है ना, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो BF बटा FC है ना, वह किसके बराबर हो जाएगा, BO बटा DO के। अगर ऐसा हो रहा है तो ये देखो BF बटा FC जो बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, BO बटा OD के। तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो BPT के विलोम से क्या हो जाएगा कि जो OF है, ये जो OF है वो समांतर किसके हो जाएगा, DC के हो जाएगा, है ना। और अगर हम फाइनल में बात करें, है ना, ठीक है, अंततः, है ना, अंततः, ठीक है, अंततः क्या हो जाएगा, अब देखो EO इसके समांतर है OF, तो जो पूरा का पूरा EF है ना, वो भी तो DC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, है ना। लेकिन चूंकि हमारे पास क्या पता था कि जो EF है वो समांतर किसके है, AB के है ना। और अभी अभी हमने क्या निकाला, है ना, कि जो EF है वो समांतर किसके है, DC के है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो AB है वह भी समांतर किसके हो जाएगा, DC के, है ना। ये फाइनली सिद्ध हो गया, ठीक है ना। और अतः ABCD एक क्या है, समलंब है। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी सवाल कर दी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, आपका फायदा जरूर होगा, ठीक है। बस अब आपको एक छोटी सी बात और समझाएंगे, उसके बाद ये कहानी खत्म, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, है ना। इसके बाद एक लास्ट सवाल करेंगे, उसके बाद खत्म, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो 2020 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और बहुत ध्यान देने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। पढ़ते हैं सवाल में। आकृति हमारे पास दो दी गई है, इसमें लिखा गया कि जो CM है और RN वह त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। मतलब कि ABC, ये जो त्रिभुज है इसकी माध्यिका CM है, और जो त्रिभुज PQR है इसकी माध्यिका RN है। जो माध्यिका होती है वह क्या करती है, इस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। मतलब कि ये जो भुजा है ये, यानी AM बराबर MB होगा, और QN जो बराबर होगा वो किसके होगा, NP के होगा। माध्यिका में जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बने ना, तो ये बात ध्यान देना, ये इसको 90 मत कह देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो सिद्ध की, और हमें क्या दिया कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। मतलब कि जो बड़का त्रिभुज है ना ABC, वह PQR के क्या है, समरूप है। तो हमें सिद्ध करनी है 3 सवालें। त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, दूसरा सिद्ध करना है CM बटे RN बराबर AB बटा PQ। मतलब इसमें 3 पार्ट हैं, तो हर पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं ना। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है ना, क्या दिया है। चूंकि माध्यिका है तो जाहिर सी बात है कि वो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, तथा और उसमें क्या हो जाएगा, QN बराबर क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा। इतनी बात हमें पता है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध करना है। तो पहली बात लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज हमें और दिया गया है ना, कि जो त्रिभुज ABC है, ABC है वो समरूप त्रिभुज PQ, ये QN है, ठीक है, QN, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो त्रिभुज ABC है वो PQR के क्या है, समरूप है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है ना, कि पहला, हम पहला डाल के लिखते हैं, पहला कि जो त्रिभुज AMC है, AMC समरूप त्रिभुज PNR के।
अब देखते हैं ए एम सी है कहाँ पे, ए एम सी यानी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को हमें पी एन आर, इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है ना। कैसे समरूप दिखाएंगे? समरूप दिखाने के 4 नियम होते हैं, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, और या तो 2 एंगल को ही बराबर कर दो, है ना। यही 4 नियम होते हैं। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, उपपत्ति कैसे करेंगे, कैसे कैसे कैसे। देखो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है ना, उसको लिखते हैं ना। हमारे पास ये दिया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वह समरूप त्रिभुज किसके है? पी क्यू आर के, है ना। तो यहां से कुछ बातें निकलेंगी, ठीक है ना, यहां से कुछ बातें निकलेंगी, है ना। ये हमारे पास दिया है, तो यहां से क्या क्या बातें निकलेंगी कि जो ए बी है, ए बी बटा क्या हो जाएगा? पी क्यू, है ना। ये किसके बराबर होता है? बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटा क्यू आर के। और फिर ये किसके बराबर होता है? ए सी, है ना। इसको सही से लिख दूं, ए सी बटा पी आर के, ठीक है। ये यहाँ से हमें ये मिल चुका है ना। और साथ में हमें क्या मिल गया है ना। और जो कोड ए है वो कोड पी के बराबर होगा, जो कोड बी है वो कोड क्यू के बराबर होगा, और जो कोड सी है वो कोड आर के बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक है ना। इतनी बातें हमने लिख ली। अब देखते हैं कि हमारे काम की चीजें इसमें क्या क्या है ना। हमारा पूरा का पूरा फोकस त्रिभुज ए एम सी पे होना चाहिए और एन पी आर पे होना चाहिए। देखते हैं, तो अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, तो क्या हो रहा है कि ए सी, है ना, ए सी का जो अनुपात है वो किसके साथ है? पी आर के साथ, मतलब कि इस भुजा का अनुपात, है ना। ए सी का जो अनुपात है वो किसके साथ है? पी आर के साथ है। एक भुजा का अनुपात हमें मिला इससे। बी सी बटे क्यू आर उसकी ज़रूरतें हमें नहीं है, और ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, है ना। देखो इसका यूज कर सकते हैं, है ना, इसका यूज कर सकते हैं अपन, है ना। कैसे? ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो ए बी है और ए बी, ठीक है ना, ए बी बटा पी क्यू बराबर मैं कर लेता हूँ ये ए सी बटा पी आर को। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। क्या मैं ए बी को ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार? ए एम प्लस एम बी, हाँ या ना, और इससे मिलके बना है, ठीक है ना। और बटे में क्या हो जाएगा? पी क्यू, पी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्यू एन प्लस एन पी बराबर ए सी बटा पी आर, जैसे था उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, है ना। अभी देखना कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, है ना। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से देखना। देखो हमें ए एम की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? ए एम की, है ना। और ए एम जो है वो एम बी के बराबर है, तो जहाँ पे एम बी है क्या वहाँ पे मैं ए एम लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो मैंने लिखा ए एम प्लस ए एम बटा, हमें किसकी ज़रूरत है? हमें पी एन की ज़रूरत है। तो जहाँ पे क्यू एन है वहाँ पे क्या लिख दूँ? पी एन, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना भाई, है ना। तो ये हो जाएगा एन पी, या पी एन लिखो या एन पी लिखो, बात एक ही है ना। ठीक है, चलो तो एन पी लिख देता हूँ। एन पी बराबर क्या है? ए सी बटा पी आर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2am बटा 2np बराबर ए सी बटा कितना हो जाएगा? पी आर। 2 से 2 गया, ए एम बटा एन पी बराबर ए सी बटा पी आर। और ढूंढो कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? ए एम, ए एम बटा क्या हो गया? एन पी, है ना। मतलब कि ध्यान से समझना, इस भुजा का जो अनुपात है इस भुजा के साथ है, और इस भुजा का जो अनुपात है और इस भुजा के साथ है, और साथ में इसको मैं समीकरण 1 कह दे रहा हूँ। और साथ में जो कोण ए है ना, जो कोण ए है वो किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। तो ध्यान से समझो, साइड, देखो साइड साइड के बीच में एंगल, है ना, साइड साइड के बीच में एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, साइड एंगल साइड, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से जो त्रिभुज ए एम सी है ना, ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी एन आर। एक तो सिद्ध हो गया ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। अब बात करते हैं, दूसरी बात हमें क्या निकालनी है कि सी एम बटा आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू, है ना, बराबर ए बी बटा पी क्यू।
ठीक है, तो सबसे पहले इतना आप लिख लो, है ना, थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बात करते हैं दूसरा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा, सी एम बटा आर एन और ए बी बटा पी क्यू, हमें ये लेके आना है, कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो अभी अभी हमने सिद्ध क्या किया, चूंकि जो त्रिभुज ए एम सी है वो समरूप त्रिभुज किसके है, पी एन आर के, है ना, अभी अभी सिद्ध किया, ठीक है ना, अभी अभी सिद्ध किया, ठीक है, अभी अभी सिद्ध किया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, है ना, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलने वाला है ना, कि जो ए एम है, ए एम, ये ए एम बटा क्या हो जाएगा, पी एन बराबर एम सी बटा क्या हो जाएगा, एम सी बटा हो जाएगा, एम सी बटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन आर, ठीक है ना, और ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए सी बटा हो जाएगा पी आर। पर हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है सी एम। तो देखो ये जो एम सी है इसको सी एम लिख सकते हैं, इसको आर एन लिख सकते हैं, ए सी देखो इसका हमें कोई काम नहीं है ना, इसको छोड़ देते हैं, ए एम पी एन, है ना, ध्यान से समझना, ए एम और पी एन। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा, बहुत छोटा सा लॉजिक। देखो ए एम जो है, ए एम बराबर एम बी की है, सही बात है ना। तो कहने का मतलब कि अगर हम दो ठो ए एम जोड़ेंगे तो जाके ए बी मिलेगा, है ना, मतलब जो ए एम है वह ए बी का आधा है, मतलब कि जो ए एम है वह ए बी का आधा है ना, क्योंकि ए एम और एम बी बराबर है, तो ए एम प्लस ए एम जोड़ेंगे तभी तो ए बी आएगा, तो इसका मतलब ए एम जो है वो ए बी का आधा है, और जो पी एन है वह किसका आधा है, क्यू पी का आधा है ना, यानी कि पी क्यू का आधा है, ठीक है। एम सी इसको क्या लिख सकता हूँ, सी एम लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, आर एन, 1/2 से 1/2 कट गया तो आ गया अपना, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे सी एम बटे आर एन बराबर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पी क्यू, है ना। ये दूसरा भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं तीसरा, त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू, है ना, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो सी एम बी कहाँ पे है, ये, अब इसको हटा देता हूं, है ना, और ये यानी कि सी एम बी और आर एन क्यू, है ना, जैसे पहला वाला करा था वैसा ही करेंगे, है ना, ठीक है, जैसे पहले वाला करा था, ठीक है, दोबारा से उतना लिखना पड़ेगा, है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है ना, चलो कर देते हैं, है ना। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके है, पी क्यू आर के, ये बात कैसे पता है, ये बात हमें दिया गया है ना। यहाँ से कितनी बातें निकलेंगी, 3 बातें, ए बी बट्टा पी क्यू हो जाएगा, बी सी बट्टा क्यू आर हो जाएगा, और ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। और क्या निकलेगा, और सभी कोड, जो कोड ए है वो पी के बराबर हो जाएगा, जो कोड बी है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, और जो कोड सी है वो कोड आर के बराबर हो जाएगा। चलिए इतना काम हो चुका है, हमें किसको सिद्ध करना है, सी एम बी को, सी एम बी को। तो अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो सी बी कहो चाहे बी सी कहो, है ना, देखो ये, है ना, यानी ये जो भुजा है वो इस भुजा के क्या है, समरूप है ना, ये एक बात तो हमें ये मिल गई, है ना, इसका हमें काम ही नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, है ना। तो ये जो ए बी है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, वही 2 बातें, ए एम प्लस एम बी, जैसे अगली बार लिखा था। पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू एन प्लस एन पी बराबर बी सी, इसको ऐसे रहने दो और क्या कर लो, क्यू आर। अब देखो हमें एम बी भुजा की जरूरत है ना, तो जहाँ पे ए एम है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम बी, तो प्लस क्या हो जाएगा, एम बी, और हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है क्यू एन की, तो जहाँ पे एन पी है वहां पे लिख लेंगे क्यू एन बराबर बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा 2mb बटा 2qn, ये 2 से 2 कट जाएगा, और bc बटा क्या हो जाएगा, qr हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आ चुका है,
एम बी बटा आ चुका है क्यू एन बराबर बी सी बटा क्या आ चुका है क्यू आर। अब देखो ये भुजा है कहाँ पे, एम बी बटा क्यू एन और बी सी बटा क्यू आर। तो कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, और साथ में इनके बीच बनने वाला कोण। तो जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है ना। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं, उसमें मैंने शायद समीकरण 1 और 2 कहा था, तो इसको 3 कह दे रहा हूँ, समीकरण 3 और 1 कि जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के। इसको 4 कह दिया तो समीकरण 3 और 4 से साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, जो त्रिभुज हैं सी एम बी वो समरूप हो जाएंगे आर एन क्यू के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी सवाल सिद्ध हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। ओके ओके, एक अंतिम सवाल करते हैं, उसके बाद खत्म, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने देखा बहुत आसान था, कुछ खास था नहीं, है ना। तो आप एक थोड़ा सा काम करेंगे कि जो एक्सरसाइज 6.2 है उसकी सवाल नंबर 3, 5वीं और 6वीं थोड़ी सी देख लेंगे, लगा लेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट सवालें हैं मैंने सारी की सारी बता दी, है ना। ठीक है, देखो अब जो सवालें और भी बची हैं, है ना, आप उनको कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपने फेयर लिखा होगा तो आप ऐसे फेयर खोलेंगे, है ना, सवाल लगाएंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ है, मैंने कैसे कैसे करा है ना। जैसे एक तरह से याद कर लेंगे, है ना, कि कैसे कैसे हमने करा है। जो थोड़ा लगे कि यार इसमें डाउट हो उसको सॉल्व करके देख लेना। ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी करना, मतलब कि बाकी चैप्टर्स में भी करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर वो खोल दिया निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें सभी सवालें लगाने नहीं बैठ जानी है ना। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन कौन सा आपको आता है ना। फेयर खोल के देखना है कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो थोड़ा टफ लगे उसको करो, है ना। कोई सोच रहा होगा कि सर आपने चैप्टर 6 यानी त्रिभुज पे इतनी लंबी वीडियो क्यों बना दी, है ना। देखो एक बात समझो, है ना, हम ये सोच रहे हैं ना कि किसी भी तरह से आपके 70 आउट ऑफ 70 मतलब 70 में 70 नंबर आ जाए, है ना। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाना पड़ा मुझे, है ना। सिर्फ 2 ही चैप्टर, एक त्रिभुज और एक वृत्त। अगर आपके यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे तो आपके किसी चैप्टर में नंबर नहीं कटेंगे। बाकी चैप्टर आसान है, समझ रहे हो। यानी ये 2 चैप्टर एक तरफ, बाकी चैप्टर आसान। संख्याएं की कुछ भी नहीं, प्रायिकता कुछ भी नहीं, चैप्टर 1 कुछ भी नहीं, है ना। तो उन सभी चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो बनाऊंगा बहुविकल्पी का, है ना। तो आज आप इसको देख लो, पूरा का पूरा बहुत मेहनत लगी है, तो चैप्टर 6 का वीडियो देख लो, आज रिवीजन कर लो, है ना। कल आपको 7 का मिल जाएगा, उसके बाद परसों आपको बहुविकल्पी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 10 चैप्टर बचा है उसका और पूरे चैप्टर का वीडियो कल मिल जाएगा, और एक बहुविकल्पी का वीडियो, कहने का मतलब 3 वीडियो आपको मिलेंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से कह दूं कि जो जैसे आप पढ़ रहे हो ना, सभी सवालें मत लगाओ। आपको जो जो आता है वो मत करो, जो जो नहीं आता है जिसमें थोड़ा डाउट है उसको सॉल्व करो, और ऐसे याद करना है, पन्ना पलट पलट के देखो कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है ना। ऐसे पढ़ोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। जितने भी पिछले साल के प्रश्न हैं वो सारा का सारा मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, है ना। और आपके पेपर बहुत ही अच्छे जाए, ये मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।